को किस दृष्टि से देखते हैं, मैं आपका विश्लेषण चाहती हूँ जी। इस हफ्ते बहुत सारी घटनाएं हुई और उनमें से एक तो अडानी वाली थी, फिर चुनाव के नतीजे थे, फिर उपचुनाव हुए और फिर संभल में एक बहुत बड़ा फसाद हुआ जिसमें 4 नौजवान जो है वो मारे गए, शहीद हो गए। तो ये हफ्ता बहुत ही हेक्टिक किस्म का हफ्ता था। जहां तक महाराष्ट्र के चुनाव का सवाल है, हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी थी वो कामयाब रही। अभी इसका जिक्र हुआ है, रानडे साहब ने बताया कि बीजेपी ने महाराष्ट्र की आप देखें तो मराठा और ओबीसी मिला करके ये यहाँ पर मेजॉरिटी होते हैं। तो बीजेपी ने एक डबल पॉलिटिक्स की और वो कामयाब रही। उसमें उन्होंने जरांगे पाटिल से कहा कि आप जो है वो ओबीसी के कोटा में रिजर्वेशन मांगिए, फडणवीस को बुरा भला बोलिए। तो जरांगे पाटिल ने ये किया। फायदा उठा करके बीजेपी ने सारे ओबीसी लोगों को अपने साथ जमा कर लिया, जैसा कि हरियाणा में किया गया था कि जाटों के खिलाफ ओबीसी को जमा किया गया था। इसी तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार में किया जाता है, यादवों के खिलाफ ओबीसी को जमा किया जाता है। यहाँ पर मराठों के खिलाफ जमा किया गया। लेकिन दूसरी जो सियासत थी वो ये थी कि उन रियासतों में, उन सूबों में कम से कम यादव तो बीजेपी के खिलाफ होते हैं या जाट तो बीजेपी के खिलाफ होते हैं। लेकिन यहाँ पर यह हुआ कि मराठों को भी इन्होंने, अजित पवार और एकनाथ शिंदे ये दोनों मराठा हैं, तो इनके जरिए से मराठों को भी इन्होंने अपने साथ ले लिया। तो मराठों के लिए इनके पास 2 चेहरे थे और आप ये देखें कि दोनों को बहुत ज्यादा सीटें मिली है, 50 सीट मिली, 41 सीट मिली। और ओबीसी को जो है वो बीजेपी ने अपने साथ लिया। तो ये जो इनकी स्ट्रैटेजी थी ये बहुत कामयाब रही। और फिर इन्होंने बहुत सारे आजाद उम्मीदवार खड़े किए थे जिनसे बहुत सारे वोट कटे। तो इनका मिला जुला असर जो है वो इतना जबरदस्त रिजल्ट जो दिखाई दे रहा है वो हुआ है। और फिर वो तो सारी बातें के संघ ने काम किया खामोशी से। दूसरे जो सिविल सोसाइटी इनके साथ थी, महाविकास आघाड़ी के साथ, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। वो इनको बुरा भला बोलती रही और वो उनको ब्लेम करते रहे। लेकिन बीजेपी और आरएसएस में ऐसा नहीं हुआ। ना बीजेपी ने आरएसएस को कोई आरोप किया, ना आरएसएस ने बीजेपी को कोई आरोप किया। दोनों अपना शांति से काम करते रहे। ये मैं देखता हूँ कि वो लोग एक दूसरे के खिलाफ अगर कुछ बात करते भी होंगे तो अंदर खाने करते हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस के साथ जो सिविल सोसाइटी है, इसका मामला ये है कि हम भरे बाजार में आकर के कांग्रेस को बुरा भला कहने लगते हैं और कांग्रेसी भी जो है वो सिविल सोसाइटी को बुरा भला कहने लगती है। तो ये इससे पब्लिक के ऊपर तो गलत इंप्रेशन पड़ता ही है कि ये लोग आपस ही में एक दूसरे के साथ नहीं है। तो इसमें थोड़ा एहतियात करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई शिकायत हो तो सब पब्लिक में नहीं कर। तो ये महाराष्ट्र का जो है वो असर है। संभल में जो कुछ हुआ वो बहुत खतरनाक है। एक तो एक मस्जिद पे वकील ने जाकर के कह दिया कि साहब ये मंदिर था, और फौरन वहां की लोकल कोर्ट ने कहा सर्वे करो। अब बरसों से एक मस्जिद खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में एक कानून बना हुआ है कि 1947 में जो है वो प्रार्थना स्थल है वो वही रहेगा। तो अब उसमें एक इन्होंने वकालत, हाँ वो रहेगा तो वही, लेकिन हम सर्वे करेंगे। तो आप सर्वे क्यों कर रहे हैं जब आप उसकी सिचुएशन को नहीं बदल सकते? कानून के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का कानून है, तो आप सर्वे क्यों करते हैं? सर्वे इसलिए करते हैं ताकि झगड़े लगाए जाएं, ताकि लोगों को जो है वो उनके जज्बात को भड़काया जाए। और फिर वही सब हुआ। एक दिन सर्वे की टीम गई, दूसरे दिन सर्वे की टीम गई, हाउस खाली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बहरहाल आप अगर किसी को बहुत ज्यादा कॉर्नर करोगे, प्रशासन भी एक तरफ हो गया, आपकी सरकार भी एक तरफ हो गई और बाकी मीडिया भी एक तरफ हो गया, तो आखिर फ्रस्ट्रेट हो गए तो लोग कुछ ना कुछ एजिटेशन करेंगे। अब उन्होंने एजिटेशन किया, आपने गोली चला दी, 4 लोगों को मार दिया, 4 नौजवानों को आपने एक जगह पे मार दिया। और मजे की बात यह है
कि वहां के जो सांसद है उसी के ऊपर आरोप लगा दिया। वो था भी नहीं उस शहर में, बोले उसी ने फसाद भड़काया, उसके बेटे को भड़काया, और अब पेपर में खबर आ रही है कि उसको जो है वो आजीवन काल की जो है वो सजा दे दी जाएगी। यानी आखिर ये लोग चाहते क्या हैं ये समझ में नहीं आता। पहले तो किसी की इबादतगाह पे आप हमला करो, दूसरे फिर जो है वो सारे लोग एक साथ गोरबंद हो जाओ, तीसरे ये कि कोई एजिटेशन करने आए तो उस पर गोली चलाओ, और फिर उस समाज का कोई सांसद है, कोई विधायक है, वो उसके बारे में बोले तो उस पर आरोप लगा के बोलो कि इसको जिंदगी भर के लिए आजम खान की तरह हम जेल में डाल देंगे। तो इस तरह की परिस्थिति से अगर ये काम करना चाहते हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये चलेगी नहीं और इसकी इनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। धन्यवाद। हमारे बीच में वीणा जी है। वीणा जी, हम लोग लगातार संघर्ष करते हैं, हम रेत माफिया के खिलाफ करते हैं, हम सांप्रदायिकता के खिलाफ करते हैं, हम किसानों के बीच में संघर्ष करते हैं, हम को लेकर संघर्ष करते हैं, हम आदिवासियों के अधिकारों को लेकर संघर्ष करते हैं, पर चुनाव के समय हमारे मुद्दे कैसे गायब हो जाते हैं? मैं आपकी टिप्पणी चाहती हूँ। देखिए, जो वर्तमान समय में जो राजनीतिक हालात हैं उसमें मीडिया से लेके तमाम तरह के पैसे का ये जो उपयोग हो रहा है और लोगों की बात आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है, वो अपने आप में इस पे सोचने की जरूरत है कि अभी राजस्थान में उपचुनाव हुए, 7 जगह उपचुनाव हुए, 7 में से भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीती, और उन 5 में जो एक मैं देवली नियारा की बात करूंगा, वहां एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने एक गांव, समरावता गांव था, वहां के चुनाव का बहिष्कार हो रहा था, उन लोगों के साथ धरने पे बैठा था। वहां का प्रशासन जबरन सरकारी कर्मचारियों के वोट डलवा रहा था जबरदस्ती, तो गांव के लोगों ने विरोध किया। तो जिस ढंग से कहर वहां पे अपने आप में संबल तो नहीं हुआ, लेकिन संबल से कम भी नहीं हुआ। उस इलेक्शन पोलिंग पार्टी को जाने के बाद रात को 9:40 को हजारों पुलिस वालों ने चारों तरफ से उस गांव को घेरा। 1 साल के बच्चे से लेकर 90 साल की बुजुर्ग महिला जिस ढंग से पूरे गांव में तोड़ फोड़ की, 200 मोटर बाइक जला दी और करीब 35 गाड़ियां जला दी, घरों में तोड़ फोड़ लूटपाट करके जिस ढंग से कहर बरपाया, वो अपने आप में बहुत बुरी बात है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या किसी को अपना विरोध करने का अधिकार नहीं है? आज 1 सप्ताह हो गए, जेल में बंद जो लोग हैं उनमें से करीब 16-17 लोगों को बहुत खतरनाक चोटें हैं, उनमें उनके पैर हाथ टूटे हुए हैं, बच्चे 1-1 साल के हैं, उनको अभी तक कोई गांव में, मैं 3 दिन पहले एक टीम के साथ उस गांव में गया था, कोई व्यवस्था नहीं है गांव में। जिस ढंग का वातावरण है, वो अपने आप में घरों में आग लगाई है, किवाड़ तोड़ तोड़ के औरतों को निकाला है, बच्चों को मारा। तो ये इस लोकतांत्रिक क्या संकेत है? और उसके लिए अगर कोई फेसबुक पे, ट्विटर पे अगर कोई आवाज उठा रहा है तो पुलिस उस पर मुकदमा दर्ज कर रही है। तो आपकी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप कहाँ खड़े हैं कि लोग विरोध करें तो आप उन पे लाठी, उनके घर जला दो, उनको जुर्म अत्याचार करो, और उनकी कोई बात उठाए तो उन पे पुलिस ज्यादती करो। तो ऐसी इस विषम परिस्थिति में हमें सोचना पड़ेगा, तमाम तरह के लोगों को जो देश में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिनकी आस्था है, वो सबको अपने छोटी छोटी बातें बुला के एकजुटता लानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो सरकार है वो तमाम तरह की इन व्यवस्था, सांप्रदायिकता से लेके भ्रष्टाचार, इन सब पे पर्दा डालने के लिए जो कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं उनको कुचलने के लिए जिस ढंग से गिरोहबंदी कर रही है, उस ढंग से विपक्ष इन संघर्ष करने वालों का साथ भी नहीं खड़ा हो रहा। विपक्ष की अभी आश्चर्यजनक स्थिति है कि जहां विपक्ष को खड़ा होना चाहिए था, उन लोगों के बीच अभी 7वां दिन है कि जेल में मिलना चाहिए था, विपक्ष के नेताओं को जाके उनसे बात करनी चाहिए थी, इंजर्ड लोग हैं, कि अभी अगर उनको मेडिकल रिलीफ नहीं मिली तो स्थायी विकलांगता की स्थिति आ जाएगी। जिनको पैरों में, हाथ में फ्रैक्चर है और वो 7 दिन से जेलों में बंद है, किसी तरह की कोई रिलीफ नहीं, अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है। और जहां दौसा बाई इलेक्शन है,
वहां जिस ढंग से गुंडागर्दी करने के बाद भी आम जनता ने वोट दिया और कांग्रेस वहां 2000 से ज्यादा वोटों से जीती। वहां 15,000 से वोटों से 20,000 से जीतने की स्थिति थी। आप ये पूरा आकलन समझिए। इसके बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा में आदिवासी पार्टी ने जो चुनाव लड़ा, एक सीट वहां बहुत अच्छे मतों से जीती, दूसरी सीट अंतिम समय में अभी उसका जितना वोट पड़ा था उसमें कंफ्यूजन है, वो एक तरह से मैनिपुलेट करके वो चुनाव उस नौजवान को हरा दिया गया। इन बातों पे कौन रखेगा? क्या हमारे पास लीगल सेल ऐसा है जो इन सवालों पे लड़ेगा तुरंत? क्या जो वहां पे जूझ रहे हैं उन साथ देश के लोग खड़े होंगे? डॉक्टर सलीम जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सांप्रदायिकता और समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को जो ये अलग करना चाह रहे थे और इनकी बात मंशा थी कि ये दो शब्दों को हटा दिया जाए ताकि हम हिंदू राष्ट्र बना सके, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्या जमीन पर इसका कोई असर हमको दिखाई देगा? क्या सांप्रदायिक दंगों पर किसी प्रकार की रोक लगेगी क्या? इस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि शब्दों से कुछ नहीं होता है। अगर वो शब्द मौजूद रहें और इसके बावजूद, जैसा कि राणा डे साहब बता रहे थे कि धरातल पे काम ना हो, तो शब्द जो है वो किताबों में रहते हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। ये तो लोग होते हैं जो कि उन शब्दों को सही स्वरूप देते हैं, उनके मुताबिक जो है वो समाज का निर्माण करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। ये लोग अगर इसको हटाने में कामयाब हो जाते या सुप्रीम कोर्ट ये कह देता कि इनको हटा दिया जाए, तो ये थोड़ा शोर शराबा करते। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनका मुकाबला सिर्फ शब्दों को बचाने से नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला है जो जिसने उनको जो है वो डिस्करेज किया है। लेकिन ये लंबी लड़ाई है और इसको जो है वो धरातल पे लड़ना पड़ेगा और लोगों से संपर्क करना पड़ेगा और जो त्याग और जो कुर्बानी है वो देनी पड़ेगी, तब जाके ये मैदान मारा जा सकेगा। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं अदा